तो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डेट इज कैलोरीमेट्री। और कैलोरीमेट्री जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एप्लीकेशन जो है वो दूसरे चैप्टर्स में आते हैं। ऐसा नहीं कि अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके कैलकुलेशंस वगैरह जो हैं वो दूसरे जगह पे आ जाते हैं। हमें एनर्जी निकालना होता है, हीट निकालना होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो जाता है, हीट ट्रांसफर में यूज हो जाता है। इस तरीके से दूसरे दूसरे जगह पे भी यूज हो सकता है। कंटेनर वगैरह कितना गर्म हो रहा है, पानी कितना, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो ये यूज हो सकता है। वेटेज के हिसाब से कम है। थर्मल एक्सपांसन की बात करें तो थर्मल एक्सपांसन भी कैलोरीमेट्री के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वो भी मतलब कम ही है, बहुत ज्यादा मतलब उसके वेटेज नहीं है, कम ही वेटेज है। फिर भी लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह आ सकता है। और जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि नहीं आएगा, आ भी सकता है। बराबर, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा पता नहीं। और अभी तो जेई का एग्जाम भी हो गया, तुम लोगों ने देखा ही होगा। पेपर वगैरह देखे क्या तुमने? हाँ सर। है ना। खैर, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो सभी चीज़ों के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कैलोरी मतलब कि एनर्जी और मेट्री मतलब मेजर करना। तो हम लोग एनर्जी के मेजरमेंट से रिलेटेड काम वगैरह करेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन विच वी स्टडी, इट इज द ब्रांच of thermodynamics in which we study the heat transfer और गेन और लॉस। मतलब हीट ट्रांसफर जो होगा वो गेन भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है बाय एनी सब्सटेंस। ठीक है। सब्सटेंस क्या हो सकता है? कोई मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब तो इसके लिए हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, तो हीट होता है क्या, उसको डिफाइन करते हैं पहले। हीट, हीट किसको बोलते हैं? अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने पास पास में रख दिया, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज ए एंड दिस ऑब्जेक्ट इज बी, और किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा है, T1 एंड T2, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस चीज को समझो। टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। और बी के पार्टिकल्स क्या है, लेस वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आऊंगा, ए और बी को कांटेक्ट में लेकर के आऊंगा, तो ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे वो बी वाले पार्टिकल को वाइब्रेट कराने लगेंगे। और बी वाला पार्टिकल जब वाइब्रेट करने लगेगा तो बेसिकली क्या हो गया, तुमने एनर्जी को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, है कि नहीं। और यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, उसी को हम लोग हीट बोलते हैं। तो हीट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ एनर्जी, इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और जनरली जो एनर्जी का फ्लो होता है, जनरली flow of energy takes place from higher temperature
टू लोअर टेम्परेचर। जो एनर्जी का फ्लो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा फ्लो करता है। जैसे कि करंट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेम वे में यहाँ पे जो हीट है वो हीट हमारा किधर से फ्लो करेगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा, एंड दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाएंगे, और उस टेम्परेचर के बाद दोनों में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी है, और दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। और ये जो टेम्परेचर टी है वो टी टेम्परेचर T1 से तो छोटा होगा लेकिन T2 से होगा बड़ा। तो बेसिकली बॉडी बी ने क्या किया, एनर्जी को गेन किया, है कि नहीं, एनर्जी गेन किया। और बॉडी ए ने क्या किया, एनर्जी लूज किया। तो टेम्परेचर को भी डिफाइन कर लेते हैं। टेम्परेचर हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को बताओ किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बोलो, कोई बता सकता है। डिग्री इट ऑफ इज हार्डनेस और बेसिकली, कोल्डनेस। हाँ, इट इज बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसको हम लोग टेम्परेचर से बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो हमारा वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो बोला जाएगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो वो इसलिए ज्यादा है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो काफी ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, विगरसली वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसके वाइब्रेशन के कारण से, मतलब उसके वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण से इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो हम लोग इस तरीके से रिलेट करेंगे। जैसे कि अगर गैसेस में स्टेट में बात करें तो हम लोग वी आर एम एस आराम से देख सकते हैं, डेट वी आर एम एस कितना होता है, रूट अंडर ऑफ 3 RT/m। दैट मीन्स दैट वी आर एम एस इन गैसेस की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ऑफ टी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना वी आर एम एस। और मैं दूसरे में भी बोल सकता हूँ, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि वो सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फ्रीज हो जाए, या फिर उसका कोई भी वेलोसिटी ना हो, तो उस टेम्परेचर को मैं बोल दूंगा 0 केल्विन। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 केल्विन बोला गया। तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, इफ द टेम्परेचर is more than the vibration of molecule or atom will be more। ठीक है, तो the temperature at which molecules completely freezes or its velocity becomes zero, then it is called absolute 0 केल्विन। तो इसी टेम्परेचर को 0 केल्विन डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल से चीज थे डेफिनेशंस वाले जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एनर्जी। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है,
तो पहले के टाइम पे क्या है ना, जब हम लोग एनर्जी को देखते थे तो दो अलग अलग तरीके से देखते थे। किस किस तरीके से? एक वर्क वाला जो एनर्जी होता था उसको अलग देखते थे, और एक जो हीट वाला जो एनर्जी होता था उसको अलग तरीके से देते थे। वर्क वाला एनर्जी कौन सा होता था? जैसे कि कोई काम कर रहे हैं हम लोग, किसी ब्लॉक को उठा रहे हैं, तो वो हम लोग जूल्स में मेजर करते थे हमेशा। वर्क डन जो है हम लोग जूल जूल में मेजर करते थे। लेकिन जो हीट था उसको हम लोग अलग ही तरीके से जानते थे और उसको अलग तरीके से डिफाइन करके रखा था। जैसे कि हमारा किसी पानी को गर्म करना है तो फ्लेम वगैरह आ रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है उसको हम लोग कैलोरी में मेजर करते थे। किसी भी का टेम्परेचर वगैरह बढ़ाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो सब हम लोग कैलोरी में मेजर करते थे। तो इसको हम लोग वर्क को किस में मेजर करते थे? जूल में। और इसको हम लोग मेजर करते थे कैलोरी में। ठीक है, तो इसको बोल देता हूं मैं डब्लू, और इसको बोल देता हूं मैं एच। तो जो रिलेशन है डब्लू और एच में, वो बाद में हमें आकर के पता चला, जब हमें पता चला कि ये जो वर्क है और ये जो हीट है ये सभी एक ही चीज है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। सारे के सारे क्या है? एनर्जी ही है और कुछ भी नहीं है। तो जब हमें ये पता चला कि ये दोनों सभी सेम चीज है, तो मुझे इसमें रिलेशन निकालना पड़ा कि ये इसमें क्या रिलेशन है। तो डब्लू जो जूल्स में होता है इज इक्वल्स टू जे टाइम्स ऑफ एच आता है। जे टाइम्स ऑफ एच, ये जूल्स हटा देता हूं मैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। डब्लू इज इक्वल्स टू जे टाइम्स ऑफ एच, और इस जगह पे जे को बोला गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जे का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जे विल बी इक्वल्स टू डब्लू डिवाइडेड बाय एच। अब देखो जे का यूनिट क्या हो जाएगा? जे का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कैलोरी। हाँ, जूल पर कैलोरी, या फिर इसको कैलोरी पर जूल में भी बताया जा सकता है। तो वो यूनिट तुम एक बार देख लेना क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है। तो जे इज बेसिकली मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसी को बोला जाएगा। और फिर हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट वगैरह किए तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स निकल करके आते हैं। ये रिलेशन हमें पता है ना? यस। हालांकि होता है 4.18 अप्रोक्सीमेटली, हम लोग इसको 4.2 यूज करते हैं। ठीक है क्या? लेकिन जब इससे पहले हमें ये पता ही नहीं था कि कैलोरी और जूल में रिलेशन नहीं है, तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जूल को और कैलोरी को डिफाइन करके रखा था। तो कैलोरी को किस तरीके से डिफाइन करके रखा था हम लोगों ने, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज कैलोरी। कैलोरी को डिफाइन कैसे किया गया? तो बोला गया 1 कैलोरी किसके बराबर है? तो उसके लिए उसने बोला कि अगर मेरे पास पानी है, ठीक है, वाटर, इसको मैं इस शेप में बना देता हूँ, लेट्स से दिस इज वाटर, और इसका मास जो दे रखा है इट इज 1 ग्राम दे रखा है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को मैं कितना हीट सप्लाई करूं ताकि इसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। क्या हुआ? मैं कितना हीट दूं ताकि 1 ग्राम वाटर को कितना हीट दूं ताकि इसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, और जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा डेट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of
1 gram water from 14.5 degree Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा कैलोरी का प्रॉपर डेफिनेशन। तुम पूछोगे सर 1 डिग्री सेल्सियस को ही इसने बढ़ाया, इसने 14.5 ही क्यों एक वैल्यू लिया? 20 to 21 कर लेता, 50 to 51 कर लेता, क्यों इसने सिर्फ 14.5 ही वैल्यू लिया? तो उसके लिए तुम सोच के रखो, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं उस चीज को वापस से बता दूंगा। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग देखते हैं। स्पेसिफिक हीट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो फॉर्मूला है पहले मैं बता देता हूँ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। ये क्या चीज़ है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी? मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड को मैं गर्म कर रहा हूँ, और इसका टेम्परेचर मुझे टी आई से लेकर के टी फाइनल तक पहुंचाना है, और इसके पास कुछ मास है लिक्विड का, और मैं कितना हीट दूं डेल्टा क्यू, ये सब चीजें। तो जाहिर सी बात है कि जो डेल्टा क्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। जितना ज्यादा मास होगा मुझे उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा, और डेल्टा क्यू इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि तुमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, दैट इज डेल्टा टी पे, है ना। तो मैं कलेक्टिवली बोल सकता हूँ डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी आता है। तो इस जगह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ जो हीट रिक्वायर्ड होगा, डेट विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वेयर एस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस सब्सटेंस। एस को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये चीज हमारा एस हो गया। तो अब इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? देखो, अगर मैं एस निकालने की कोशिश करूंगा तो वो कुछ ऐसा आएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। बिल्कुल सही। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर एस को डेल्टा क्यू के बराबर करना है तो एम को 1 कर दो और डेल्टा टी को भी 1 कर लो। तो मैं बोलूंगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डेफिनेशन, द अमाउंट टू मेजर द सॉरी टू इंक्रीज होगा ना, टू इंक्रीज द to increase the temperature by 1 degree Celsius of unit mass। मास कितना ले लिया मैंने? 1, बराबर। मास ले लिया मैंने 1 ग्राम, एंड डेल्टा टी ले लिया मैंने 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऑटोमेटिकली हमारा एस किसके बराबर आ गया? डेल्टा क्यू के बराबर। और ये डेफिनेशन हो गया सिंपल। तो इस जगह पे एम क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड डेल्टा टी क्या है हमारा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, बराबर। ये चीज आ गया हमारा सारी चीज। अब इसका यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? एस का यूनिट क्या होगा? यूनिट जो है हमारा, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बहुत तरीके से। जूल पर केजी केल्विन भी लिखा जाता है, या फिर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। केल्विन डेल्टा टी जो है वो तुम केल्विन में रखो या फिर तुम डिग्री सेल्सियस में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेल्टा टी हमेशा उतना ही आएगा, बराबर। तो इसीलिए
वो वहां पे जो केल्विन है और डिग्री सेल्सियस है उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या बात है? yes, अगर हमारा चेंज काफी ज्यादा छोटा हुआ है, टेम्परेचर में चेंज काफी ज्यादा छोटा हुआ है, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो भी काफी ज्यादा छोटा होगा। तो डेल्टा को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। ये हम लोग फॉर्मूलेज जो है बहुत बार यूज करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया था या फिर करेंगे। अब देखो, दो चीजें हैं इसमें, तुम्हें किसी किसी के वैल्यूज को याद रखना पड़ता है। एक मैं वैल्यू याद रखने के लिए बोलूंगा, डेट इज वाटर का स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये जो होता है वो 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एस डब्ल्यू बोल लेता हूँ। फिर आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हो गया, फिर होगा आइस, और फिर होगा तुम्हारा स्टीम। मतलब टोटल 3 फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसे हम लोग आइस बोलते हैं, और इसे तो लिक्विड बोलते ही हैं, और इसे बोलते हैं हम लोग स्टीम, है ना, गैस। गैस के फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, that specific heat of ice is equals to specific heat of steam is equals to specific heat of water divided by 2। ये याद रखना। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, ग्राम वाला यह फॉर्मूला याद रखो, बहुत जगह पे ग्राम यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, यूज होगा ज्यादातर क्वेश्चन में, तो प्रोवाइडेड होता है। अगर मेंस मेंस के क्वेश्चन आए तुम्हारे, तो क्वेश्चन में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है क्या? yes, अब देखो, ये जो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट है, ये जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, ये टेम्परेचर का भी फंक्शन हो सकता है। ये टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो सर, आपने ऊपर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लिखा, तो उसमें तो इसको कांस्टेंट बता दिया। अब बता रहे हो कि टेम्परेचर का फंक्शन है। देखो, यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया, इसके लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस यूज नहीं किया, छोटा ही टेम्परेचर डिफरेंस यूज किया, और इसको एक जनरलाइज फार्मूला बना दिया। लेकिन कोई कोई लिक्विड ऐसे होते हैं, सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारा जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी दिया जा सकता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट में डाल के लिख देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। दूसरा, स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू हो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों हो सकता है। तो स्पेसिफिक हीट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव है तो उसको तुम टेम्परेचर दोगे, सॉरी मतलब उसको तुम हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि तुम उसको अगर हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे से कुछ सब्सटेंसेस हैं, बहुत ही यूनिक सब्सटेंसेस हैं जिसके टेम्परेचर घटते हैं अगर तुम उसको एनर्जी देते हो। तो और तीसरा क्या है? जीरो। मगर अगर तुम एनर्जी दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं पॉजिटिव और जीरो का तो एग्जांपल दे सकता हूँ। नेगेटिव के लिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं, ये एक कॉमन फेनोमेना नहीं है, हर एक में नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो पॉजिटिव के लिए जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई भी लिक्विड ही है, लिक्विड कोई सा भी लिक्विड, जनरली वाटर, वाटर मान लो। वाटर क्या होगा? तुम वाटर को टेम्परेचर मतलब एनर्जी दो, एनर्जी देने पे देखो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लो तुम्हारा आइस से कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड वाटर में। तो उस ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी तो ले रहा है ना। अगर किसी आइस को मेल्ट करते हो, ओवन पे डाल दो तुम उसको, तो आइस मेल्ट होने लगेगा, जब तक पूरा कंप्लीटली मेल्ट नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। बराबर है क्या? चलो, तो ये yes, चीज हो गया हमारा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लेट से कि एस हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन बाय k नॉट t रेज टू पावर 1/4। ठीक है, तो पूछा गया देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम Ti टू T फाइनल। सॉल्व करो इसको, और सब्सटेंस का मास जो है वो m ले लेना, m मास ऑफ द सब्सटेंस। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, S इज इक्वल टू के नॉट टी रेज टू पावर 1/4 है, और मैंने फॉर्मूला लिखा डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी होता है। मैं एक छोटे से टेम्परेचर चेंज की बात कर रहा हूँ, और छोटे से टेम्परेचर चेंज के लिए मैं स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एस, एस का वैल्यू कितना है? के नॉट टी रेज टू पावर 1/4 डी टी हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम के नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 1/4 डी टी। अब 1/4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? +1 करना पड़ता है, 5/4 1/4 प्लस विच इज 5/4, 5/4, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल से लेकर के फाइनल तक जाएगा। तो कितना आ जाएगा? एम के नॉट टी फाइनल रेज टू पावर 5/4 माइनस टी इनिशियल 5/4, और फैक्टर सामने आ जाएगा, दैट इज 4/। 4/5। ठीक है, तो दिस विल बी डेल डेल्टा क्यू। आया था किसी का आंसर? हाँ सर। ये चीज। तो देखो, अब स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी, उसे देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या चीज है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। अगर मैं मास को फिक्स कर लूं, मास को बार बार चेंज कर रहा था मैं, मास को अगर चेंज ही ना करूं, तो यहाँ पे m इंटू एस के वैल्यू को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। तो दिस m इंटू एस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? जूल, मास से मल्टीप्लाई कर दो, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस था तो जूल डिग्री सेल्सियस।
या फिर ये हो जाएगा कैलोरी पर केल्विन, जो भी है केल्विन या डिग्री सेल्सियस जो भी मान लो, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक ही चीज होगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्या? तो इसका यूनिट ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि वहां पे जो 1 कैलोरी क्यों लिया था, तो हमने मास को कांस्टेंट कर लिया 1 ग्राम। अब मैं स्पेसिफिक हीट का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस जगह पे मान लो कि टेम्परेचर है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस और इस जगह पे 100 है। तो देखा गया कि जो वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। मतलब कि इस जगह पे स्पेसिफिक हीट जो है वो चेंज हुआ, सबसे मिनिमम। और ये जो है 1 से भी छोटा वैल्यू हो जाता है, 1 से भी छोटा वैल्यू हो जाता है। और ये जो वैल्यू है ये 1 से भी बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है और ना ही बहुत छोटा होता है। ये अगर मैं 0 टेम्परेचर इधर लिख देता हूँ, टेम्परेचर और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आता है, ये जो टेम्परेचर आता है डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एस आता है वो 1 पॉइंट, बहुत ही माइन्यूट सा वेरिएशन आता है, 008 आता है। और जब टेम्परेचर हम लोग 14.5 रखते हैं, 14.5 रखते हैं, तो सिर्फ उसी समय जो हमारे पास एस आता है वो 1.00 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आता है। समझ में आया क्या? तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसीलिए हम लोग 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहे थे, क्योंकि इस जगह पे जो हमारा एस का वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है और उसके कारण से हमारा रिजल्ट 1 कैलोरी के बराबर आता है। ठीक है? तो ये रीजन है। लेकिन देखो यहाँ पे हमारा चेंज बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही छोटा हुआ है, जिसको हम लोग टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं हमेशा। चेंज बहुत ही कम हुआ है, टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही कम दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, दिखता है लेकिन बहुत ही कम। इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट मान करके चल लेते हैं। अब आगे देखते हैं स्पेसिफिक हीट एंड वाटर इक्विवेलेंट में रिलेशन क्या है। तो पहले वाटर इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा। सर बोलो। सर मतलब वो जो 1 से नीचे है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना वो भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। देखो जो ऊपर वाला था वो कितना जा रहा था, 0.008 जा रहा था, तो हाँ। नीचे वाला तो और ही कम जाएगा ना। यस। तो हम लोग उस टेम्परेचर रेंज के लिए हमेशा 1 कैलोरी ही यूज किया करेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब वाटर इक्विवेलेंट क्या है, इस वाटर इक्विवेलेंट को समझते हैं। मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है जिसका मास है m, और इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छी बात है, हीट करा तो इसका टेम्परेचर बढ़ा। कहाँ से कहाँ तक? Ti से लेकर के टी फाइनल तक बढ़ा। और इसके लिए मैंने जो इसको हीट दिया, सप्लाई किया, वो डेल्टा क्यू सप्लाई किया, या फिर 1 बोल लेता हूँ। दूसरा, मैंने उसी जगह पे वाटर लिया है, और वाटर लिया, और मुझे क्या चाहिए कि इसका भी टेम्परेचर Ti से लेकर के टी फाइनल तक ही इंक्रीज हो, और मैं इसको हीट भी उतना ही दूं। कितना हीट? जितना मैंने फर्स्ट वाले को दिया है, सेम अमाउंट ऑफ हीट दूं, और टेम्परेचर भी उतना ही इंक्रीज हो। तो मुझे मास कितना लेना चाहिए, मास कितना लेना चाहिए, डेट मास इज कॉल्ड
वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मैं अब इस जगह से कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि डेल्टा Q1 जो होगा वो कितना होगा, m इंटू एस ऑफ द सब्सटेंस इंटू डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा Q2 कितना हो जाएगा, m ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। और क्योंकि ये दोनों को सेम होना है, डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2, तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ। तो डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q2 implies मटेरियल का या सब्सटेंस का इज इक्वल्स टू वाटर का। डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा m WSW इज इक्वल्स टू m इंटू एस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेट हीट कैपेसिटी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। हीट कैपेसिटी of water should be equals to heat capacity of the substance, ऐसा बोला जा सकता है। या फिर अगर मैं बोल लूं कि जो S है वाटर का स्पेसिफिक हीट, वो तो 1 ग्राम, सॉरी 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। तो उसका वैल्यू अगर मैं पुट कर लूंगा तो मास ऑफ वाटर कितना निकल के आ जाएगा, मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू specific heat of that substance. So this mass which we calculated here is called water equivalent. बिल्कुल ही बेकार सा चीज है जो कभी काम में नहीं आता है और कभी हम लोग इसको यूज ही नहीं करते और ना ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर दिया गया है तो हमें पता होना चाहिए कब क्या हो जाए। चलो आगे करते हैं। दैट इज लेटेंट हीट। काफी छोटा सा टॉपिक है ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है और इस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े अच्छे बनते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। बाकी बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट देखा। स्पेसिफिक हीट में क्या देखा, जब हमारा फेज चेंज नहीं हो रहा हो, सेम फेज में वाटर को सिर्फ गर्म कर रहे हैं, तो वाटर गर्म होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है। लेकिन जब फेज चेंज होने लग गया तो उस समय ये एस वाला काम तो काम ही नहीं किया, क्योंकि उस समय डेल्टा टी कितना हो जाता है, 0। तो जब भी फेज चेंज होने लग जाता है तो मुझे एक लेटेंट हीट का फॉर्मूला डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। जैसे कि मान लो हमारे पास आइस है, तो आइस को मैंने गर्म करा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीटली वाटर में। तो 0 डिग्री आइस था तो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्जन हुआ, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 0। अब डेल्टा टी अगर 0 है तो मैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकता हूँ कि कितना हीट मुझे देना चाहिए ताकि वो पूरा आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में। ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं, आंसर ही गलत आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा नया फॉर्मूला बना। तो नया फॉर्मूला क्या बना कि जो डेल्टा क्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मुझे हीट देना पड़ेगा उसके फेज को चेंज करने के लिए। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल बोला गया। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल बोला गया। तो एल को क्या बोल सकते हैं, एल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम। और एल को क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट। अब फेज किस में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से उसे भी डिफाइन किया जा सकता है। पहले मैं लिख लेता हूँ लेटेंट हीट, ये हो गया हमारा लेटेंट हीट। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बताओ जल्दी से, क्या है ना, कैलोरी पर केजी, कैलोरी पर ग्राम, या फिर जूल पर केजी। ये सिंपल सिंपल से यूनिट हो सकते हैं। तो लेटेंट हीट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज
of a substance completely, ठीक है, to change the phase of a substance completely for a unit mass. यूनिट मास देना इंपॉर्टेंट है, मास 1 हो जाना चाहिए. तो it is the amount of heat required to change the phase of the substance completely for a unit mass. अब दो तरह के फेज चेंज हो सकते हैं. पहला फेज चेंज कैसा हो सकता है कि तुम्हारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, और दूसरा फेज चेंज कैसा हो सकता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, तो दो तरह के कन्वर्जन हुए, तो उन दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दो चीज डिफाइन किया गया. तो लेटेंट हीट ऑफ पहले फ्यूजन देखते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, डेट सिंपल सा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, नहीं सॉरी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, लेकिन ये एफ देंगे. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कि तुमने क्या किया, एक सॉलिड लिया, ये आइस था, और इसको तुमने गर्म करना स्टार्ट किया, और ये कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ वो ये फॉर्मूले से दिया जाएगा. तो एल एफ इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और जो वाटर के लिए, आइस और वाटर के लिए होता है, वो हम लोग देख लेते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर बोल लो या फिर आइस बोल लो, इज इक्वल्स टू 80 किलो कैलोरी पर केजी, या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम. ठीक है, इसे याद रखना. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसका, आइस है वो, दोनों का आइस से वाटर में, अरे देखो, आइस से आइस से तो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो मैं इसका आइस वाटर कन्वर्जन यहाँ पे लिखूंगा नीचे, लेकिन जनरली वाटर लिख दिया जाता है. बेसिक सा चीज है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन ही तुम्हारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है. तो वाटर तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना, आइस से वाटर में फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. तो इसे आइस वाटर ऐसे लिखा जाएगा तो प्रॉपर होगा. लेकिन कहीं कहीं पे तो मैं सिर्फ आइस लिख देगा, नहीं तो किसी किसी जगह पे वाटर लिख देगा. वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. नेक्स्ट है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब फिर से फेज ट्रांसफॉर्मेशन. तुम्हारे पास वो पानी रखा हुआ था, और पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे था, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और तुमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, और गर्म इतना कर दिया कि अब वो सारा का सारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया. तो कितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे देना चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसा. तो लेटेंट, अब फिर एक बात का ध्यान रखना, जब भी स्टेट चेंज हो रहा है तो उस समय हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. दिस इज स्टेट चेंज, ऐसा. तो एलवी कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर स्टीम के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 540 किलो कैलोरी पर केजी, या फिर 540 कैलोरी पर ग्राम. इस चीज को याद रखना.
बस, अब कोई फॉर्मूला नहीं है, अब कोई भी फॉर्मूला तुम्हें यूज करने की जरूरत नहीं है। वाटर स्टीम, इतना ही है। अब एक बार अच्छे तरीके से लॉ ऑफ मिक्सचर देखेंगे, दैट इज लास्ट थिंग। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल लेकर के फिर ग्राफ को बताता हूँ कैसे हमारा ग्राफ चेंज होता है। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें तुमने रखा है आइस, एम मास का, और ये सपोज -20 डिग्री सेल्सियस पे था। एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि यही चीज क्वेश्चन में आएगा, बाकी जितने भी पढ़े सब बेकार चीज है। तो सबसे पहले मैं इसको हीट दूंगा। तो मैंने हीट दिया यहाँ पे, ΔQ1 अमाउंट ऑफ हीट। क्या इसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? क्या नहीं। अभी जस्ट और जस्ट मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा करके 0 डिग्री सेल्सियस तक लाया। तो अभी भी ये आइस में ही होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होगा। क्या टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा? हाँ, बिल्कुल बढ़ा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ΔQ1 का वैल्यू हम लोग MS∆T से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और मैं हीट देते जा रहा हूँ इसको अभी, और हीट दिया। तो सारा का सारा जो आइस था वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर। और जब तक कि वो पूरा का पूरा वाटर में नहीं कन्वर्ट होता, तब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हो रहा है, ΔQ2 रिक्वायर्ड हो रहा है, क्या टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हुआ? नहीं। ΔT कितना है? 0। तो इसके लिए हमें M×L फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और मैंने हीट दिया इसको। अगर मैं इसको और ज्यादा हीट दूंगा तो अब क्या होगा? अब ये टेम्परेचर रेज करेगा। कहाँ तक रेज कर सकता है? क्योंकि पानी है, हमें पता है मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो हमने और ज्यादा इसको हीट दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और अभी तक ये वाटर है। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा है। और इसमें ΔQ3 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर हुआ, और ये ΔQ3 कैसे लिखेंगे? MS∆T। पैटर्न देखना, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है वहां पे M×L लिखते हैं सिर्फ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और आगे मैंने इसको टेम्परेचर दिया, मतलब हीट दिया, और हीट देने के कारण से ये पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तक ये पूरा स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो क्या इसमें टेम्परेचर बढ़ा? नहीं। ΔT इज 0, एंड इसमें रिक्वायर होगा ΔQ4। फिर मैंने क्या करा? और मैंने इसको हीट दिया, और हीट दूंगा तो अब इस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा सिर्फ। कितना भी बढ़ सकता है, मान लो 30 डिग्री, 130 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। तो ये अब स्टीम में ही रहेगा। और यहाँ पे जो मुझे एनर्जी देना पड़ा वो ΔQ4 देना पड़ा, सॉरी Q5 देना पड़ा, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, मैं एक एक करके ΔQ1 Q2 Q3 Q4 Q5 लिखता हूँ, कितना होगा तुम लोग देखना। ΔQ1 कितना हो जाएगा? ΔQ1 विल बी इक्वल टू M, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो MS∆T लिखेंगे, और S किसका होगा? आइस का, MS∆T। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। अब ΔQ2 की बात करते हैं। ΔQ2 कितना हो जाएगा? M×L, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, ये ΔQ2 लिख दिया मैंने। ΔQ3 कितना हो जाएगा? ΔQ3, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? हाँ, तो MS∆T लिखेंगे। एस किसका होगा? वाटर का। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, तो ΔT हो जाएगा 100। ΔQ4 कितना होगा? M×L, ये हो जाएगा M। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसका लेंगे हम लोग? वही वाटर से स्टीम में कन्वर्जन होने का। अब नेक्स्ट है ΔQ5। तो ΔQ5 कितना हो जाएगा?
एम एस डेल्टा टी, एम एस किसका, स्टीम का, इनटू डेल्टा टी, यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस गए हैं, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 30। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि -20 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, तो सभी को ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सभी को ऐड करने पे एनर्जी निकल जाएगा और ये एनालिसिस तक लेके गया। तो ये जो भी चीज़ आया इसका हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ में हम लोग बहुत सारे चीज़ होंगे उसको कंपेयर करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टेम्परेचर, और इस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं हीट रिक्वायर्ड। और किसी किसी जगह पे ये हीट रिक्वायर्ड जो वो टाइम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टाइम से क्यों, क्योंकि अगर रेगुलर हीट फ्लो हो रहा होगा तो जो हीट कितना कंटेनर लेगा या फिर वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा, तो इस तरीके से भी इसको शो किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में तुमने क्या करा, इसको -20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया टेम्परेचर को, कहाँ तक बढ़ा के लेके गया, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ, है ना। उसके बाद फिर क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया, वाटर में ही रहा। उसके बाद फिर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में, फिर तुम्हारा 130 डिग्री सेल्सियस स्टीम में आ गया। तो देखो किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हुआ और साथ ही साथ वो ग्राफ भी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तुम्हारा ये जो है -20 से 0 डिग्री सेल्सियस, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इस जगह पे तुम देखो तो कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन दिया मैंने। फिर दूसरा क्या होगा, जो दूसरा होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो वापस से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वापस से एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट पैरेलल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा, ये हो गया। और फिर से वापस से अब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये दोनों कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट, और ये कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है इस वाले पार्ट में, और डेल्टा क्यू से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इस जगह पे, ये डेल्टा Q1, एक मिनट, ये हमारा डेल्टा Q1 वाला, ये डेल्टा Q2 वाला, ये डेल्टा Q3 पार्ट, ये डेल्टा Q4 और ये डेल्टा Q5। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो स्लोप को कंपेयर करना है और एक लेंथ को कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है,
इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, डेल्टा Q2 या डेल्टा Q4? कौन सा बड़ा होगा? मास तो सेम है हमारा, तो इसका मतलब एल जिसका बड़ा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है, 540 होता है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, सिर्फ 80 होता है। तो इसीलिए डेल्टा Q4 का जो लेंथ होगा वो बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें थर्ड चीज देखना है। थर्ड क्या है, एंगल। इन तीनों स्ट्रेट लाइन, ये θ1 मान लो, ये θ3 मान लो, और ये θ5 मान लो। तो इन तीनों का सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा, या फिर सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा, ये बताना है। 1, 3 एंड 5, ये स्ट्रेट लाइन 1, ये स्ट्रेट लाइन 3, और ये स्ट्रेट लाइन 5। कैसे करके निकालेंगे, चलो इसको निकालते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी होता है। तुम्हारा इस एक्सिस पे क्या ड्रॉ किया गया, डेल्टा क्यू, और इस पे टेम्परेचर या फिर डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी को मुझे क्या लिखना होगा, वाई, और इसको क्या लिखना होगा, एक्स लिखना होगा। और मुझे स्लोप चाहिए, तो x is equals to ms into y. So y is equals to x divided by m into s. तो मेरा स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय m into s। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है that tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s। जिसका भी s ज्यादा उसका थीटा कम। थीटा तो हमारा इंक्रीजिंग, सॉरी tan थीटा तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो s सबसे ज्यादा किसका है, s ऑफ water is greater than s of ice is equals to s of, बोलो, स्टीम बाय स्टीम। 2 स्टीम स्टीम का स्लोप सबसे छोटा किसका होगा, स्लोप ऑफ वाटर विल बी लेस, एंड स्लोप ऑफ आइस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ स्टीम। मतलब थीटा ऑफ वाटर इज लेस एंड थीटा ऑफ आइस इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ स्टीम। समझ में आया क्या सबको, हाँ सर। है ना? तो ये चीज हो गया हमारा कन्वर्जन वाला चीज। और अब एक लास्ट चीज बचा है, दैट इज लॉ ऑफ मिक्सचर। और लॉ ऑफ मिक्सचर क्या है, बहुत ही बेसिक चीज है। लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर में ये बोला गया कि सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है और मेरे पास एक और मिक्सचर है दूसरा, और इन दोनों का मैंने मिक्स किया। M1 M2 मास है, और इसके कुछ स्पेसिफिक हीट होंगे, और इसके कुछ टेम्परेचर वगैरह होंगे। मैंने क्या किया, इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया। तो जब इन दोनों लिक्विड को मैं मिक्स करूंगा, तो मिक्स करने के बाद एक रिजल्टेंट लिक्विड मिलेगा मुझे, ये कुछ ऐसा रिजल्टेंट मिलेगा। तो रिजल्टेंट का कुछ टेम्परेचर होगा, कितना होगा, T मान लेता हूँ। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर T1 बड़ा है तो जो T टेम्परेचर होगा दैट विल बी इन बिटवीन T1 T2, है ना? और इस जगह पे जो लिक्विड था वो 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दिया गया। तो पहला वाला जो लिक्विड है वो क्या किया, एनर्जी को गेन किया या लॉस किया, एनर्जी को लॉस किया है। और दूसरा वाला जो, वो एनर्जी को क्या किया है, गेम गेन किया है। तो एनर्जी किया कैसे, जितना एनर्जी ये लॉस किया उतना ही एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया बेसिकली, और ज्यादा कुछ खास तो है नहीं। तो इधर से बोला गया दैट डेल्टा क्यू लॉस जो मैग्नीट्यूड में होगा, दैट डेल्टा क्यू गेन मैग्नीट्यूड में इन दोनों का इक्वल होगा। लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 का दे दिया। तो मास 1 S1 एंड डेल्टा टी कितना होगा इसके लिए, क्योंकि T1 बड़ा था तो T1 माइनस टी लिखना पड़ेगा मुझे, और M2 S2 इंटू डेल्टा टी। अब टेम्परेचर यहाँ पे T माइनस T2 लिखना पड़ेगा।
तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मिक्सचर, जिसमें हम लोग बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन किया। दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे फॉर्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, और कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन है। एक ही टिपिकल क्वेश्चन होता है जो कि सबसे टफ होता है और ज्यादातर पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और फिर बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मली आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग ये क्वेश्चंस का